वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और नीड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ा था। आज हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हैं कंडीशन रिक्वायरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, ये दोनों टॉपिक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हॉस्पिटल में जब भी किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जाता है, नर्स को सिर्फ लगाना नहीं आना चाहिए, बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत क्यों पड़ी और ट्रांसफ्यूजन सेफली कैसे किया जाता है। याद रखिए, एवरी पेशेंट with low hemoglobin does not need blood transfusion, but every blood transfusion must have a proper indication। मतलब सिर्फ हीमोग्लोबिन कम होने से ब्लड नहीं चढ़ाया जाता। डॉक्टर पेशेंट की कंप्लीट कंडीशन देखकर डिसीजन लेता है। ठीक है, अब कंडीशन रिक्वायरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं। तो अक्यूट ब्लड लॉस, मैसिव हैमरेज, मतलब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सबसे कॉमन इंडिकेशन है। ठीक है, मैसिव ब्लड लॉस ये क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सबसे कॉमन इंडिकेशन है। अगर किसी पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्लड अचानक निकल जाए तो बॉडी के ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। ठीक है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, गन शॉट इंजरी, स्टैब इंजरी, या फिर मेजर ट्रॉमा, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग। अगर पेशेंट का 30 to 40% ब्लड लॉस हो जाए तो कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग बन सकती है। ठीक है, अब है इसके सिम्टम्स। तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? इसमें बीपी लो होता है, पल्स फास्ट हो जाती है, स्किन कोल्ड एंड कामी हो जाती है, और फेस कैसा होता है? पेल कलर का हो जाता है, रेस्टलेसनेस होती है, अनकॉन्शियसनेस होता है। इस स्टेज पर आईवी फ्लूइड के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। ठीक, अब आते हैं सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया का मतलब है हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम होना। ठीक है, सीवियर एनीमिया का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम हो गई है। ठीक है, नॉर्मली मेल में 13 to 70 ग्राम पर डेल होती है। ठीक है, फीमेल्स में 12 to 15 ग्राम पर डेल हीमोग्लोबिन होती है। अगर HB बहुत कम हो जाए, स्पेशली 7 ग्राम पर डेल या उससे कम, और पेशेंट सिम्टोमेटिक हो तो PRBC ट्रांसफ्यूजन दिया जा सकता है क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से। अब इसके कॉजेज़, आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है इसकी वजह से, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वजह से हो सकता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, कैंसर, बोन मैरो डिसऑर्डर की वजह से। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? वीकनेस, फटीग, ब्रीथलेसनेस और पाल्पिटेशन, डिजीनेस, ये सब इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है मेजर सर्जरी। ठीक है, मेजर सर्जरी, कई सर्जरीज़ में एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस पहले से ही पता होता है। ठीक है, जब कोई सर्जरी करनी होती है, ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस हमें पहले से पता होता है। ठीक है, जैसे कार्डियक सर्जरी, लीवर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी और कैंसर सर्जरी। ऑपरेशन से पहले ब्लड अरेंज करके रखा जाता है। अगर सर्जरी के दौरान एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए तो इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किया जाता है। अब है ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज़। ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज़ क्या होती हैं? ऑब्स्टेट्रिक में ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक में क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोस्टपार्टम हेमरेज, PPH, डिलीवरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग
डिलीवरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग ये मैटरनल डेथ का एक मेजर कॉज है। दूसरी कंडीशन प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटल एब्रप्शन, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अबॉर्शन विद हैवी ब्लीडिंग। अगर ब्लड इमीडिएटली अवेलेबल ना हो तो मदर शॉक में जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है बर्न पेशेंट। ठीक है, बर्न पेशेंट में सिर्फ स्किन ही डैमेज नहीं होती, बॉडी से बहुत प्लाज्मा और फ्लूइड लॉस होता है। अगर बर्न के साथ ब्लड लॉस भी हो या हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है प्लेटलेट डेफिशिएंसी। प्लेटलेट डेफिशिएंसी में क्या है, कभी कभी पेशेंट को आरबीसी नहीं सिर्फ प्लेटलेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, कभी कभी पेशेंट को क्या आरबीसी की नहीं प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है। जैसे डेंगू में, ल्यूकेमिया में, एप्लास्टिक एनीमिया में और कीमोथेरेपी में। और इन सबके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, गम ब्लीडिंग होती है, नोज़ ब्लीडिंग होती है और इजी ब्रीसिंग होती है। ठीक है, इन पेशेंट में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी। क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी क्या है, अगर ब्लड क्लॉट ही ना बना पाए या फिर ब्लड क्लॉट ही ना कर पाए तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, क्या होगा, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है। और ये किन किन डिजीज़ में होती है, लीवर डिजीज़ में होती है, हीमोफीलिया में होती है। ठीक है, हीमोफीलिया में और मैसिव ट्रांसफ्यूज़न केसेस में होती है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या क्रायो प्रेसिपिटेट दिया जाता है। ठीक है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया जाता है या फिर क्रायो प्रेसिपिटेटेड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर पेशेंट में बोन मैरो आरबीसी और प्लेटलेट बनाना कम कर देता है। क्या होता है ब्लड कैंसर में, ब्लड कैंसर में पेशेंट में जो बोन मैरो आरबीसी और प्लेटलेट बनाता है वो कम कर देता है। ठीक है, और ये किन कंडीशन में होता है, ल्यूकेमिया में, लिम्फोमा में, मल्टीपल माइलोमा में। ठीक है, इन पेशेंट को रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। इन पेशेंट को क्या होता है, रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या होती है, किडनी नॉर्मली एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाती है। किडनी क्या करती है, नॉर्मली एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ये क्या करता है, ये हार्मोन आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, किडनी फेलियर में आरबीसी कम बनते हैं। किडनी फेलियर में क्या होता है, आरबीसी कम बनते हैं, इसीलिए सीवियर एनीमिया होने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। ये मोस्टली न्यूबॉर्न बेबी में होता है। एग्जाम्पल जैसे सीवियर न्यूनेटल जॉइंडिस। ठीक है, RH इनकम्पैटिबिलिटी। इस प्रोसीजर में बेबी का ब्लड ग्रेजुअली रिप्लेस किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, बेबी का ब्लड ग्रेजुअली रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन 10 ग्राम पर DL है लेकिन एक्टिव ब्लीडिंग चल रही है, ठीक है, तो क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाएगा? हाँ, डिसीजन सिर्फ हीमोग्लोबिन से नहीं, पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन और ब्लीडिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिसीजन सिर्फ हीमोग्लोबिन से नहीं बल्कि पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन देखकर किया जा सकता है। ठीक है, अब है ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस देखते हैं।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन और आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो बिफोर ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है, सबसे पहले डॉक्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रिस्क्राइब करता है, उसके बाद पेशेंट की असेसमेंट की जाती है। ठीक है, इसमें नेम चेक किया जाता है, एज, डायग्नोसिस, ब्लड ग्रुप, वाइटल साइन और प्रीवियस ट्रांसफ्यूज़न हिस्ट्री, एलर्जी हिस्ट्री, ये सब चेक किया जाता है पेशेंट की। ठीक है, ब्लड ग्रुप टेस्टिंग, पेशेंट का ब्लड सैंपल लेबोरेटरी भेजा जाता है और ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, नेगेटिव ग्रुप्स भी। नेक्स्ट है क्रॉस मैचिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी टेस्ट है। इसमें डोनर और रेसिपिएंट की ब्लड को लेबोरेटरी में मिक्स करके कैपेबिलिटी चेक की जाती है। जो डोनर होता है उसका और जो पेशेंट है उसके ब्लड को मिक्स करके उसकी कैपेबिलिटी चेक की जाती है। अगर रिएक्शन नहीं होता तो ब्लड कॉम्पैटिबल माना जाता है। अगर कोई रिएक्शंस ब्लड में नहीं देखे जा रहे हैं तो यानी कि ब्लड कंपैटिबल है। अगर क्रॉस मैचिंग स्किप कर दी जाए तो सीवियर हीमोलाइटिक रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड कलेक्शन, तो ब्लड बैंक से ब्लड इशू किया जाता है। ब्लड बैग रिसीव करते ही चेक करते जो वहाँ पे थेरेपिस्ट या फिर नर्स या फिर डॉक्टर जो भी प्रेजेंट हैं वो चेक करते हैं पेशेंट नेम, ब्लड ग्रुप, एक्सपायरी डेट, यूनिट नंबर, ब्लड कंपोनेंट और ब्लड बैग लीकेज, क्लॉट्स और कलर चेंजेस। अगर ब्लड बैग में कोई एबनॉर्मलिटी हो तो यूज़ कभी नहीं किया जाता, उसे कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और बेस लाइन वाइटल साइन, ब्लड लगाने से पहले रिकॉर्ड करते हैं टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये लेटर कंपैरिजन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ब्लड इज़ कलेक्टेड अंडर रेस्पेक्टेड प्रिकॉशंस, जैसे 3 to 50 मतलब 350 ml से 450 ml होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है लेबोरेटरी टेस्टिंग की जाती है। ठीक, ब्लड इज़ टेस्टेड फॉर ABO एंड RH ग्रुपिंग की जाती है इसकी। ठीक है, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग की जाती है, क्रॉस मैचिंग, ब्लड इशू देखा जाता है, फिर ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने इसमें क्या पढ़ा, इसमें मैंने आपको बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन बताया। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया आपको, बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन बताया। अब मैं आपको बताऊंगी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने पढ़ा, अब हम ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ेंगे। तो ब्लड हमेशा ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन सेट विद फिल्टर के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, ब्लड हमेशा ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन सेट विद फिल्टर के थ्रू दिया जाता है। नॉर्मल सलाइन 0.9% NS कंपैटिबल IV फ्लूइड है। ठीक है, नॉर्मल सलाइन कितना है, 0.9% NS कंपैटिबल IV फ्लूइड है। डेक्सट्रोज या रिंगर लैक्टेट को सेम लाइन में जनरली यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि कंपैटिबिलिटी इशू हो सकता है। नेक्स्ट है स्टार्टिंग द ट्रांसफ्यूज़न, स्टार्टिंग की जाती है ट्रांसफ्यूजन की। ब्लड इनिशियली स्लो रहता है, ब्लड कैसा रहता है, इनिशियली स्लो दिया जाता है। फर्स्ट 15 मिनट्स सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, पहले 15 मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि
इसी टाइम मैक्सिमम सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन दिखाई देते हैं। इसी टाइम क्या होता है, इसी टाइम मैक्सिमम सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस दिखाई देते हैं। इसीलिए नर्स पेशेंट के पास ही रहती है। इसीलिए क्या, नर्स पेशेंट के पास ही रहती है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है। फीवर, चिल्स, बैक पेन, चेस्ट पेन, रैसेस, ब्रीथलेसनेस, हाइपोटेंशन, ट्रैकीकार्डिया, एंजाइटी, अगर कोई भी सिम्टम्स आए, इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आए तो इमीडिएटली ट्रांसफ्यूज़न स्टॉप किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, फीवर, चिल्स, बैक पेन, चेस्ट पेन, रैश या फिर ब्रीथलेसनेस आ रहा है, उन 15 मिनट्स में, ठीक है, उन 15 मिनट्स में अगर ये सब सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो क्या किया जाता है, तुरंत ही स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है। आईवी लाइन को नॉर्मल सलाइन से ओपन किया जाता है। क्या किया जाता है, आईवी लाइन को नॉर्मल सलाइन से ओपन किया जाता है। ब्लड बैग लेबोरेटरी भेजा जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब ब्लड बैग को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेबोरेटरी भेजा जाता है। अब इसकी ड्यूरेशन, एक ब्लड यूनिट को जनरली 4 घंटे के अंदर कंप्लीट कर देना चाहिए। एक ब्लड बैग जो यूनिट होता है, ठीक है, उसको कितनी देर के अंदर, 4 घंटे के अंदर उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। ज़्यादा देर रखने से बैक्टीरियल ग्रोथ का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, अगर ज़्यादा देर तक रखा तो बैक्टीरियल ग्रोथ का रिस्क बढ़ जाता है। आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड कंप्लीट होने के बाद वाइटल साइन दोबारा चेक किए जाते हैं। पेशेंट की कंडीशन असेस की जाती है। यूरिन आउटपुट ऑब्जर्व किया जाता है। फीवर या एलर्जी के साइन मॉनिटर किए जाते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होता है, ब्लड ग्रुप, यूनिट नंबर, कंपोनेंट टाइप्स और स्टार्ट टाइम, इन टाइम, वाइटल्स साइन और एनी रिएक्शंस डॉक्टर इन्फॉर्म और नॉट। ठीक है, ये सब इसमें ज़रूरी होता है। डॉक्यूमेंटेशन मेडिको लीगल पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो सपोज़ एक 20 ईयर ओल्ड फीमेल की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। ठीक है, मान लीजिए कि एक 20 ईयर ओल्ड फीमेल की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। डिलीवरी के बाद उसको सीवियर पोस्टपार्टम हैमरेज हो गया। ठीक है, उन्हें क्या हो गया, डिलीवरी के बाद उन्हें सीवियर पोस्टपार्टम हैमरेज हो गया। बीपी कितना है उनका, 80/50 mmHg उनकी बीपी है। पल्स उनकी 130 बीट पर मिनट है। ठीक है, और पेशेंट अनकॉन्शियस होने लगी हैं। ठीक है, डॉक्टर ने इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑर्डर दिया है। ठीक है, डॉक्टर ने तो बोल दिया कि इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। अब क्या होगा, ब्लड सैंपल क्रॉस मैच के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, पहले डोनर ढूंढा जाएगा। डोनर अगर उनके पास है तो फिर उनका ब्लड लेके क्रॉस मैच के लिए भेजा जाएगा। ब्लड बैंक से कंपैटिबल PRBC मंगवाया जाएगा। ठीक है, पेशेंट की आइडेंटिटी वेरीफाई की जाएगी। बेसलाइन वाइटल नोट्स किए जाएंगे। ठीक है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्लो रेट से स्टार्ट की जाएगी। फर्स्ट 15 मिनट क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है। एंटायर यूनिट 4 आवर के अंदर कंप्लीट की जाएगी। एंड में वाइटल और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, इसी तरह टाइमली और सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। ठीक है, तो क्लास आज हमने पढ़ा कि किन किन कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक सिंपल प्रोसीजर नहीं बल्कि एक लाइफ सेविंग
इंटरवेंशन है, जिसमें सही इंडिकेशन, प्रॉपर ब्लड मैचिंग एस्पेक्ट टेक्निक, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस पढ़ा और किन कंडीशंस में हमें देना चाहिए। ठीक है, कंडीशंस जैसे मैंने मिक्स बताया था, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। सीवियर ट्रॉमा, मैसिव ब्लड लॉस, हाइपोवॉल्मिक शॉक, सीवियर बर्न में, पोस्टपार्टम हैमरेज में, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, प्लेसेंटल अब्रप्शन में और सीवियर एनीमिया विद सिम्टम जैसे टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन में, डिस्निया में, वीकनेस में। ठीक है, इलेक्टिव प्लांट कंडीशन में जैसे मेजर सर्जरीज़ में हमें पता होता है कि कितना ब्लड लॉस होगा। क्रॉनिक अनीमिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिकल थेरेपी। ठीक है, सर्टेन हिमेटोलॉजिकल और ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। ठीक, तो हमने अपना टॉपिक ख़त्म कर लिया है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का। ठीक है क्लास, हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नीड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंडिकेशन और कंडीशन रिक्वायरिंग और ब्लड प्रोसेस, ठीक है, ये पढ़ लिया। इसके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड एज होल ब्लड कंटेन ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, पैक्ड आरबीसी यूज़ फॉर एनीमिया ब्लड लॉस। देखो, अगर पूरा ब्लड चाहिए तो उसमें सारे कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं। ठीक है, और अगर पैक्ड आरबीसी चाहिए तो इसको किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, जब एनीमिया पेशेंट होता है। ठीक है, और ब्लड लॉस हुआ है उसका, तब दिया जाता है पीआरपीसी। ठीक है, और फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा फॉर क्लॉटिंग फैक्टर के लिए दिया जाता है। जब वहाँ पे अगर किसी पेशेंट में क्लॉटिंग फैक्टर कम हो गया तब फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा दिया जाता है। और प्लेटलेट्स फॉर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स किसके लिए दिया जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए। और कायरोप्रेसिपिटेट कब दिया जाता है, फॉर फिब्रिनोजन डेफिशिएंसी, फिब्रिनोजन की डेफिशिएंसी में दिया जाता है। ठीक है, और हीमोफीलिया में। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, अक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शंस हो सकता है, फिब्रिल नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस हो सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग इंजरी हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोडेड हो सकता है। ठीक है, और ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन रेयर नाउ ड्यू टू स्क्रीनिंग। ठीक है, और आयरन ओवरलोड इन रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन के में हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं कुछ। ठीक है, हाइपोथर्मिया, सिट्रेट टॉक्सिसिटी हो सकती है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन। तो हमें क्या क्या मॉनिटर करना चाहिए, हमें वाइटल्स मॉनिटर करने चाहिए, फीवर, चिल्स, रैश, ईचिंग, ब्रीथलेसनेस, बैक पेन, हाइपोटेंशन। इफ़ एनी रिएक्शन अकर तो हमें तुरंत ही ट्रांसफ्यूजन स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है, हमें तुरंत ही ट्रांसफ्यूजन रोक देना चाहिए। अब इसमें दिया हुआ है इन सर्जरी, प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव ब्लड लॉस रिप्लेसमेंट और पोस्ट ऑपरेटिव एनीमिया करेक्शन। इन बर्न में प्लाज्मा लॉस इन बर्न लीड टू हीमो कंसंट्रेशन। देखो, जब बर्न का पेशेंट होता है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, हीमो कंसंट्रेशन हो सकता है। एल्बुमिन, पीआरबीसी एंड एफएफपी मतलब फ्रेश फ्रोजन प्लेटलेट। ठीक है, मे बी रिक्वायर्ड, इसमें रिक्वायर्ड हो सकता है मैसिव ट्रांसफ्यूजन इन एक्सटेंसिव बर्न। अब है ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी। तो पोस्टपार्टम हैमरेज में, एंटीपार्टम में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में और सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हमारा आज का टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का।
तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आज हमारा यहीं पर ही ख़त्म होता है क्लास एंड करने से पहले आप लोगों के लिए एक नोटिस है। अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट स्टोर से बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी कंप्लीट फीस है 25,000, ठीक है, ये टेलीमेडिसिन कोर्स की फ़ीस है। और अगर आपने BAMS, BHMS, BOMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए लीगल गवर्नमेंट कोर्स है जो है CCH। ये 1 साल का कोर्स है और इसकी भी कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो पे जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको कुछ भी अगर दोनों कोर्सेज से रिलेटेड कुछ भी अगर पूछना है, एडमिशन लेना है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं क्लास, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।